This is flow volume curve and spirometry and DLCO. पहले देखते हैं फ्लो वॉल्यूम कर्व्स, यानी ये कर्व्स होते हैं, ग्राफ होते हैं फ्लो वर्सेस वॉल्यूम के। वाई एक्सिस पे फ्लो होता है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम होती है। सो नॉर्मल कर्व लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ऊपर की साइड एक्सपिरेशन है, नीचे की साइड इंस्पिरेशन है। यहाँ से शुरू होता है और क्लॉकवाइज जाते हैं। सो वी इंस्पायर, देयर इज़ अ पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट, then the flow rate of inspiration decreases and we are at total lung capacity with maximum inspired air if we are doing forceful inspiration. Then we start expiring the air, the rate of expiration increases, the flow rate increases and gets to a peak expiratory flow rate. Then the flow rate decreases, we keep on expiring, the flow rate decreases and becomes zero, that is we are at a residual volume, ठीक है। पूरी एयर हमने एक्सपायर कर दी। सो दिस इज़ द लूप ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन ऑन अ फ्लो वॉल्यूम कर्व। द वर्टिकल एक्सिस शोज द फ्लो रेट, जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा फ्लो रेट है, उतनी ज़्यादा स्पीड से हवा एक्सपायर हो रही है, इंस्पायर हो रही है। जितना ये गैप होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम हमने लंग में इंस्पायर करी है, ठीक है। जितना इन दो पॉइंट्स के बीच में गैप होगा उतनी ज़्यादा ही वॉल्यूम हमने ली है, उतनी ज़्यादा ही टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। अस्थमा में क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन होती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन इज़ नॉर्मल, बट एक्सपिरेशन करते टाइम पे शुरू में तो ठीक हुई, लेकिन बाद में द रेट डिक्रीजेज, फ्लो रेट डिक्रीजेज और एक कनकैविटी आ जाती है। तो स्कूप्ड आउट अपीयरेंस कहते हैं, स्कूप्ड आउट कनकैविटी ऑन एक्सपिरेशन इन अस्थमा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, एक्सपिरेशन इज अफेक्टेड। रेट्रोस्टर्नल गोइटर है मान लो, एक्स्ट्रा थोरेसिक वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है, थोरेक्स में नहीं है ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा थोरेसिक है और वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इंस्पिरेशन में तो है ऑब्स्ट्रक्शन लेकिन एक्सपिरेशन में नहीं है, ठीक है, इंस्पिरेशन में है। तो इंस्पिरेशन में क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो द ग्राफ इज़ कंप्रेस्ड, ठीक है, फ्लो रेट कम हो जाता है इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में नॉर्मल रहता है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होता, जो नॉर्मली होता है वो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी शेप वही रहती है, लेकिन इंस्पिरेशन में कंप्रेस हो जाता है। अगर रेट्रोस्टर्नल गोइटर है, एक्स्ट्रा थोरेसिक है, नेक में है, एक्स्ट्रा थोरेसिक वेरिएबल है, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में अलग अलग है। इंस्पिरेशन में कंप्रेशन ऑफ द एयरवे, एक्सपिरेशन में रिलीफ ऑफ एयरवे, एयर कंप्रेशन। अब इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन फिक्स्ड है, इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन लेकिन फिक्स्ड है। फिक्स्ड यानी एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों में सेम है, तो ये इंस्पिरेशन में भी कंप्रेस होगा कर्व और एक्सपिरेशन में भी कंप्रेस होगा। मतलब एग्जाम्पल ट्रेकियल स्टेनोसिस है या फिर प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबेशन है, तो इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन और फिक्स्ड है, वेरी नहीं कर रही, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में बराबर है। अब रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिसऑर्डर है मान लो कोई, तो रिस्ट्रिक्टिव एयरवे डिसऑर्डर में इंस्पिरेशन इज अफेक्टेड, ठीक है, मतलब एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों ही अफेक्ट होती हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव डिजीज जैसे IPF, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस या क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया, ये फिर यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस जो कि रूमेटॉइड के कारण होता है। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाती है और TLC भी कम हो जाती है। टोटल लंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज एज वेल एज द रेजिडुअल वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। तो जो लूप होती है ना वो छोटी हो जाती है, उतना सांस पूरा ले नहीं पाते, तो वॉल्यूम जो दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होती है कम हो जाता है। साथ में एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों में पीक फ्लो रेट अचीव नहीं होता जो नॉर्मली होता था, तो लूप ही छोटी हो जाती है पूरी, ठीक है। और एक अपीयरेंस आता है जिसको बोलते हैं बीनी कैप अपीयरेंस। बीनी कैप अपीयरेंस छोटी लूप हो जाती है। हम स्पायरोमेट्री कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में क्या डिफरेंस मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी अस्थमा COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव में एक्सपायरेशन के दौरान दिक्कत आती है, FEV1 रिड्यूस रहता है। रिस्ट्रिक्टिव में भी FEV1 रिड्यूस रहता है,
FVC जो कि बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, फोर्सली और रैपिडली हम एक्सपायर करते हैं एयर को, और वो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम जो एक्सपिरेशन करी हमने फोर्सली और रैपिडली, उसको बोलते हैं FVC। तो FVC भी दोनों में रिड्यूस होती है और FEV1 भी दोनों में रिड्यूस होती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में FEV1 इज़ रिड्यूस्ड मोर देन FVC, इसलिए FEV1 बाय FVC रेशियो इज़ रिड्यूस्ड। बट इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ FEV1 इज़ रिड्यूस्ड लेस देन FVC, या फिर FEV1 इज़ नॉर्मल, FVC इज़ रिड्यूस्ड, तो रेशियो जो है वो बढ़ जाता है रिस्ट्रिक्टिव में। FEV1 बाय FVC रेशियो इज इंक्रीज्ड इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। टोटल लंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है रिस्ट्रिक्टिव में, और रेजिडुअल कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है रिस्ट्रिक्टिव में। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में टोटल लंग कैपेसिटी या तो नॉर्मल रहती है या फिर बढ़ जाती है। ऐसी रेजिडुअल वॉल्यूम या तो नॉर्मल रहती है या बढ़ जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव में, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव में COPD में ब्लैप्स वगैरह भी बनते हैं एम्फाइसीमा में, तो उन ब्लैप्स में एयर ज़्यादा आती है, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज़ नॉर्मल और इंक्रीज्ड, एज वेल एज रेजिडुअल वॉल्यूम इज नॉर्मल और इंक्रीज्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। स्पायरोमेट्रिक पैरामीटर्स, अब स्पायरोमेट्री में बेसिक चीज़ ये 4 होती हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम 1.2 लीटर्स, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1 लीटर, टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3.3 लीटर। तो 3.3, 0.5, 1, 1.2, अब इन्हीं को ऐड करके ये कैपेसिटीज़ आती हैं। जैसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, रेजिडुअल कैपेसिटी 1.2 प्लस ERV 1 दैट इज़ 2.2 लीटर्स। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 0.5 प्लस 3.3 3.8 लीटर्स। वाइटल कैपेसिटी है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज़ 4.8। टोटल लंग कैपेसिटी है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबको मिला के। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ वर्सेस ऑब्स्ट्रक्टिव यानी अस्थमा। रेजिडुअल वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टिव में कम होती है, अस्थमा में बढ़ती है, बाहर नहीं जा पाती एयर क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड इन अस्थमा एज वेल एज इन एम्फाइसेमा एंड अदर COPD, क्योंकि उसमें ब्लैब्स वगैरह होते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ती है ऑब्स्ट्रक्टिव में, रिस्ट्रिक्टिव में कम होती है। रिस्ट्रिक्टिव में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कम होगी, इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। टोटल लंग कैपेसिटी भी घटती है, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ती है। ये वाला पॉइंट छोड़ दो। मेथड्स टू मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं? प्लेथिस्मोग्राफी से। बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम। हीलियम डाइल्यूशन टेस्ट, हीलियम डाइल्यूशन टेस्ट कर सकते हैं और नाइट्रोजन वॉश आउट टेस्ट कर सकते हैं। दीज आर द 3 मेथड्स टू मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम। बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे, हीलियम डाइल्यूशन टेस्ट एंड नाइट्रोजन वॉश आउट टेस्ट। अब रेजिडुअल वॉल्यूम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी कम होती है। क्यों? क्योंकि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट जो होते हैं ना, वो स्टिफ हो जाते हैं, जो चेस्ट जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसके वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। ठीक है, पूरी तरह से एक्सपिरेशन नहीं हो पाती, पूरी तरह से हवा निकल नहीं पाती बॉडी से कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट स्टिफनेस के कारण। तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल मतलब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में नॉर्मली रेजिडुअल वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, बट वो तभी अगर पैरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, अगर एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल रिस्ट्रिक्टिव है तो रेजिडुअल वॉल्यूम कैन इंक्रीज, पर नॉर्मल याद रखना कि रेजिडुअल वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। सो रेजिडुअल वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड इन रिस्ट्रिक्टिव lung disease like ILD and IPF, UIP and NSIP, and it is increased in chronic obstructive pulmonary disease like asthma, ankylosing spondylitis also, HLA-B27 पॉजिटिव, इसमें चेस्ट स्टिफनेस होती है, इसलिए RV बढ़ती है। अब AA ग्रेडियंट क्या होता है? एल्वियोलर आर्टेरियोलर ग्रेडियंट। ये एल्विलाई है और ये आर्टरी है जो इसको सराउंड कर रही है। इन दोनों में जो PO2 का डिफरेंस है, यानी कि ऑक्सीजन का डिफरेंस है, उसको बोलते हैं AA ग्रेडियंट। अब अगर एयर नॉर्मली डिफ्यूज़ कर पा रही है एल्विलाई से आर्टरी तक तो कोई ग्रेडियंट नहीं होगा, तो नॉर्मल ग्रेडियंट रहेगा जो कि 5 से 15 mmHg होता है। लेकिन अगर ये डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे तो देयर विल बी अ ग्रेडियंट। स्टेटस अस्थमैटिकस जो होता है, यानी कि इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट इन अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एक्सपिरेशन के टाइम पे हवा जा नहीं पा रही बाहर, तो PCO2 इंक्रीजेज इन द बॉडी, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ड्यू टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एयर विल नॉट गो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, बाहर भी नहीं जाती। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है कि एल्विलाई तक भी एयर कम पहुंचती है अस्थमा में, जिसके कारण आर्टरी में भी कम पहुंचती है। तो डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एल्विलाई टू आर्टरी डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए ए ग्रेडियंट इज़ नॉर्मल। ठीक है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर जो होता है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, देयर इज़ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस क्यों होता है? क्योंकि डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे डिफ्यूजन में प्रॉब्लम है तो पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है, एल्वियोलर डैमेज है जिसके कारण डिफ्यूजन में प्रॉब्लम है, उसके कारण पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा है, हाइपरवेंटिलेशन के कारण CO2 वॉश आउट हो रहा है। ठीक है। तो हाइपरवेंटिलेशन के कारण ऑक्सीजन तो आ रही है, वेंटिलेशन तो हो रही है, ठीक है, एल्विलाई में, लेकिन वो ब्लड तक नहीं जा रही। तो इसमें ए ग्रेडियंट बढ़ जाता है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस दिखता है क्योंकि CO2 वॉश आउट हो रहा है। फिर से देखते हैं कि क्या होता है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में। याद रखो कि 1 फॉर एल्कली में L फॉर 1, तो एल्कलोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। वो होता क्यों है वो अब हम देखेंगे। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में डिफ्यूजन प्रॉब्लम है, वो क्यों है? क्योंकि एल्विलाई डैमेज हो रही है किसी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या किसी और डिजीज़ की वजह से एल्वियोलर डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन इफेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहे हैं। हाइपरवेंटिलेशन के कारण ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक तो पहुंच रही है लेकिन डिफ्यूज़ होकर नहीं जा रही, क्योंकि डिफ्यूजन में प्रॉब्लम है, एल्वियोलर डैमेज है। लेकिन हाइपरवेंटिलेशन के कारण CO2 ज़रूर बाहर चली जा रही है, CO2 वॉश आउट ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जा रहा है। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर ए ग्रेडियंट बढ़ जाता है इसमें। एग्जाम्पल कोविड-19, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसियाई, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इन सब में ए ग्रेडियंट बढ़ा रहता है। DLCO, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के डिफ्यूजन से हम चेक करते हैं कि डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी है लंग की। ठीक है, यानी कि एल्वियोलर डैमेज कितना है, डिफ्यूजन कितना कर पा रहे हैं। जितना कार्बन मोनोऑक्साइड का कर पाएगा उतना ही ऑक्सीजन का कर पाएगा। तो ये पता लगता है DLCO से कि डिफ्यूजन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉजेज़ क्या होते हैं DLCO कम हो जाने की? तो एल्वियोलर डैमेज होगा तभी DLCO कम होगा, जैसे इंटरस्टिशियल निमोनिया है, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसियाई के कारण, UIP है, NSIP है, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है, एम्फाइसेमा COPD है, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, अनीमिया में डिफ्यूजन कम होता है क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन ही नहीं है जो उस ऑक्सीजन को ले सके, तो डिफ्यूजन होगा कैसे? बढ़ेगा कब DLCO? अगर पॉलीसाइथीमिया ज़्यादा वो है, RBC से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन पकड़ेगा ब्लड। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो ज़्यादा कंजेशन हो रही है ब्लड की, तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा। पल्मोनरी हेमरेज हो रही है तो हेमरेज ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेगी अपने पास। गुड पास्चर सिंड्रोम में भी DLCO इज़ इंक्रीज्ड। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट what? The chapter. Thank you.